मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हूं। भारत के महानतम व्यक्तित्व में से एक बाल गंगाधर तिलक से संबंधित यह डाटा है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ऐसे कथन कहने वाले भारत के महानतम सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को नमन। उनके बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दिए दिखलाने के समान है। तो चलिए बाल गंगाधर तिलक से संबंधित इस डाटा को मैं एक्सप्लेन करता हूं। बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई थी। शुरुआती शिक्षा उन्होंने साधारण से स्कूल में किया, लेकिन उच्चतर शिक्षा में उन्होंने LLB की डिग्री अर्थात विधि से वे स्नातक हुए। आगे चलकर वे सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, अर्थात सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय भूमिका किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो 1860 ईस्वी से प्रारंभ हुई। शुरुआती जीवन में वे एक अच्छे शिक्षाविद थे और सामाजिक क्षेत्र में वो कई महत्वपूर्ण काम करना चाहते थे, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने गुरु विष्णु कृष्ण चिपलूरकर के सहयोग से एक स्कूल की स्थापना की, जिसे न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था अंग्रेजों के द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों से भारत का विकास नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में भारतीयों को 2 कदम आगे आना होगा, अर्थात भारतीयों के द्वारा स्थापित स्कूलों के द्वारा ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास, साथ ही साथ देश का चौतरफा विकास हो सकता है। इसी क्रम में आगे चलकर उन्होंने अपने गुरु विष्णु कृष्ण चिपलूरकर के सहयोग से एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। यह प्रिंटिंग प्रेस उनके द्वारा कब खरीदा गया? 1881 ईस्वी में खरीदा गया। यह ध्यान देने की बात है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया और भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किसी भी देश की दशा और दिशा को बदला जा सकता है। यूरोप के पुनर्जागरण में भी इस प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ठीक उसी तरह तिलक ने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास शुरू किया। इसी क्रम में उनके द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई और एक दैनिक अखबार की शुरुआत की गई। यहां ध्यान देने की बात है, मराठा नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने 1881 ईस्वी में किया। अधिकांश छात्र परीक्षा में मराठा से संबंधित प्रश्न को गलत कर बैठते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे परीक्षा में यह पूछा जाएगा मराठा का प्रकाशन किस भाषा में होता है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश छात्र मराठा को मराठी भाषा से जोड़ लेते हैं। वीकली पत्रिका मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में होता था और केसरी, जिसका प्रकाशन 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, वो किस भाषा में होता था? तो मराठी भाषा में होता था। जहां केसरी दैनिक पत्रिका थी, दैनिक अखबार था, वहीं मराठा वीकली मैगजीन थी। इन दोनों माध्यमों से तिलक जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे।
यहां ध्यान देने की बात है, मराठा और केसरी का प्रकाशन एक वर्ष में ही अर्थात 1881 में प्रारंभ हुआ, लेकिन इन दोनों में पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो मराठा का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आगे चलकर 1884 ईस्वी में विलियम बेडेनबर्न की अध्यक्षता में पुणे में एक बौद्धिक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के उपरांत एक सोसाइटी की स्थापना की गई। लगातार परीक्षा में यह प्रश्न आते हैं। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसके सदस्य बाल गंगाधर तिलक भी बने। आगे चलकर इस सोसाइटी के द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र के कई दक्कन क्षेत्र में कई शैक्षिक संस्थान खोले गए। इसी क्रम में पुणे में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की गई। फर्गुसन कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई। और ठीक उसी वर्ष महाराष्ट्र के सांगली शहर में एक और कॉलेज की स्थापना की गई, जिसे वेलिंगटन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यह वेलिंगटन कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई। यहां ध्यान देने की बात है, इस फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फर्गुसन महोदय के द्वारा की गई। इन शैक्षिक संस्थानों के द्वारा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। आगे चलकर गोखले और तिलक की मुलाकात होती है। शुरुआती समय दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और उन्हें अध्यापन का मौका मिलता है। यहां ध्यान देने की बात है, गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने पुणे में स्थित फर्गुसन कॉलेज में अध्यापक की भूमिका निभाई और बच्चों के बीच शिक्षा के अलग जगाने का प्रयास किया। आगे चलकर यह सारी पृष्ठभूमि 1885 के आसपास की है। आगे चलकर गोखले और तिलक में वैचारिक मतभेद हो गए। यहां समझना होगा, जहां गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी विचारधारा के थे, वहीं तिलक उग्र विचारधारा के थे। गोखले और तिलक के द्वारा भारत के राजनीति स्तर पर एक संस्था की स्थापना हुई, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसकी भी स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। और 1889 में 1889 में गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक कांग्रेस संगठन में शामिल हो गए और अपनी भूमिका को कुछ और सक्रिय करने का प्रयास किया। आगे चलकर तिलक ने महसूस किया कि दक्कन सोसाइटी के सदस्य के रूप में उन्हें करने के लिए और कुछ नहीं बचा है, उन्हें सक्रिय राजनीति में भाग लेना है। ऐसी परिस्थिति में वो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से त्याग पत्र दे दिया और आगे चलकर भारत को आजाद कराने के लिए सक्रिय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान देने लगे। इसी क्रम में भारत की राजनीति में अंग्रेजों के द्वारा भारत की धार्मिक जीवन से संबंधित कुछ कानून का निर्माण किया गया। उसी क्रम में 1891 में बड़े एग्जाम में ऐसे प्रश्न लगातार आते हैं। एक कानून का निर्माण किया गया जिसे सम्मत आयु अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह सम्मत आयु अधिनियम कन्याओं के विवाह से संबंधित था, जिसमें कन्या के विवाह की उम्र को 10 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 12 वर्ष कर दिया गया। यहां ध्यान देने की बात है, इस अधिनियम का गोखले के द्वारा समर्थन किया गया, लेकिन तिलक का मानना था भारत के धार्मिक जीवन से संबंधित जो कानून बने वो भारतीयों के द्वारा बनने चाहिए या भारतीयों के द्वारा उसमें सुधार करने चाहिए, अंग्रेजों के द्वारा
ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जिससे भारत के धार्मिक जीवन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े। आगे चलकर शिवाजी ने इस बात को समझ लिया कि लोगों के धार्मिक जीवन को आधार बनाकर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। इसी क्रम में उन्होंने गणेश महोत्सव नामक त्योहार की शुरुआत की। गणेश महोत्सव की शुरुआत उनके द्वारा कब की गई? 1893 में की गई। और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई? 1895 में की गई। जनरली स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को वर्ष तक सीमित रखते हैं और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। इस शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव के माध्यम से तिलक जनता को इकट्ठा करते थे और धार्मिक जीवन से संबंधित आजादी की गुड को बताने का प्रयास करते थे। जैसे हिंदू धर्म में एक परंपरा है, जहां स्वच्छता रहेगी वहां लक्ष्मी का निवास रहेगा। ठीक उसी प्रकार लोगों के धार्मिक भावना को माध्यम बनाकर, आधार बनाकर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा देश की आजादी की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही थी और जनता को आजादी के लिए जागरूक किया जा रहा था। इसी क्रम में इन महोत्सव के माध्यम से जब संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण दक्कन के क्षेत्र में शिवाजी की लोकप्रियता बढ़ने लगी और जनता बड़े पैमाने पर शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव में भाग लेने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में तिलक ने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की तुलना किससे की है? तो यूनान के खेल से की है। अर्थात ओलंपिक की शुरुआत कहां से हुई? तो यूनान से हुई। अर्थात जनता को इकट्ठा कर, धार्मिक भावना को आधार बनाकर देश की आजादी की दिशा में यह आयोजन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तिलक के द्वारा स्थापित गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की तुलना स्वयं तिलक ने किससे की है? तो यूनानी खेल से की है। हमेशा प्रश्न की भावना को समझना है। हो सकता है कि यह भी दिया जा सके कि यूनान में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, तो कहा जा सकता है कि ओलंपिक खेल से हुई है। आगे बढ़िए। इन आयोजन से तिलक की लोकप्रियता दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी और इसी क्रम में 1895 और 1897 में बाल गंगाधर तिलक बंबई विधान परिषद के सदस्य बने। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता शिखर की ओर जा रही थी, लेकिन अभी लोकप्रियता चरम पे नहीं गई थी। यह ध्यान देने की बात है। इसी क्रम में पुणे में एक महामारी फैली। उस महामारी को किस नाम से जाना जाता है? प्लेग के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह प्लेग एक बीमारी थी जैसे कोविड एक बीमारी है, महामारी है। हल्के फुल्के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा प्लेग नामक बीमारी किससे होता है? तो चूहे के पिस्सू से होता है। कभी कभी गिलहरी भी दिया जा सकता है, तो घबराना नहीं। इस प्लेग महामारी से पुणे की सामाजिक स्थिति काफी दयनीय हो गई। आर्थिक संकट के अलावा जनसंख्या में तेज गति से कमी आने लगी। लेकिन प्लेग समिति के अध्यक्ष रेमडे के द्वारा और अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा पुणे के क्षेत्र में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। विशेषकर महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में जनता में धीरे धीरे रूस की भावना बढ़ने लगी। आगे चलकर शिवाजी को 18 महीना की सजा मिली। सजा का कारण क्या था?
तो सजा का कारण था शिवाजी की एक प्रसिद्ध कविता थी, शिवाजी के उद्गार, जिसमें उन्होंने बताया था कि शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या राजनीतिक रूप से सही है। इसी क्रम में प्लेग समिति के अध्यक्ष रेमडे और कमिश्नर आयस्ट की हत्या कर दी गई। इनके हत्या का आरोप जिस पे लगा तो महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी नेता चापेकर बंधु को लगा। यहां ध्यान देने की बात है, चापेकर बंधु का मतलब दो चापेकर भाई से, हरिकृष्ण चापेकर और बाल कृष्ण दामोदर चापेकर। ये दो भाई को चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है, जिसे आगे फांसी की सजा दी गई। लेकिन चापेकर बंधु के द्वारा जो हत्या की गई उसके पीछे तिलक के द्वारा केसरी नामक अखबार में छपे उनके लेख से है, जिसमें उन्होंने अफजल खां की हत्या को जायज ठहराया था। अफजल खां की हत्या किसके द्वारा की गई थी? शिवाजी के द्वारा की गई थी। इसी को आधार बनाकर बाल गंगाधर तिलक को 18 महीना की सजा। इस सजा के उपरांत बाल गंगाधर तिलक की लोकप्रियता अपने चरम पे चली गई और इसी क्रम में समस्त जनताओं के द्वारा तिलक को एक अभूतपूर्व अतुलनीय उपाधि प्रदान की गई, जिसे क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। आजादी के क्रम में जितनी भी उपाधि प्रदान की गई उनमें सर्वश्रेष्ठ उपाधि लोकमान्य को माना जाता है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी के अनुसार आजादी के दौरान स्वतंत्रता सेनानी को जितनी भी उपाधियां प्रदान की गई उसमें सर्वश्रेष्ठ उपाधि तिलक को प्रदान की गई। वो उपाधि का नाम क्या था? तो लोकमान्य था। इसी क्रम में तिलक की लोकप्रियता अपने चरम पे चली गई और सरकार पे जनता का दबाव काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इसी क्रम में सरकार ने 1898 में तिलक को रिहा कर दिया। धीरे धीरे तिलक के आसपास बहुत कम ऐसे नेता थे जो उनकी लोकप्रियता के समान थे। अब तिलक की लोकप्रियता का असर कांग्रेस पे पड़ने लगा, क्योंकि तिलक उग्र विचारधारा के थे और कांग्रेस के जो बड़े नेता हुआ करते थे वो नरमपंथी विचारधारा के थे। फलतः कांग्रेस के अंदर गुट का निर्माण होने लगा। एक गुट का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे और दूसरे गुट का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो तिलक के द्वारा किया जा रहा था। 1906 में कोलकाता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार स्वराज्य शब्द का मांग किया गया। यहां ध्यान देने की बात है, 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। तिलक को रोकने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले या कांग्रेस संगठन के जो उदारवादी नेता थे, नरमपंथी नेता थे, वो तार के माध्यम से दादा भाई नौरोजी को विदेश से आमंत्रित किया और बोला कि आप ही तिलक की लोकप्रियता को रोक सकते हैं, नहीं तो कांग्रेस संगठन पर उग्र विचारधारा का प्रभाव स्थापित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ भारत का ग्लैड स्टोन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नौरोजी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर तिलक कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बन पाए। कांग्रेस के अंदर नरमपंथी नेताओं के द्वारा
तिलक को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए उसमें सफलता मिली और भविष्य में भी तिलक की लोकप्रियता कम हो और कांग्रेस पर उनका प्रभाव स्थापित न हो, इस दिशा में भी उदारवादी नेताओं के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पुनः उदारवादियों के द्वारा, एक टेक्निकल शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा पुनः तिलक को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें उदारवादी को सफलता मिली और पुनः तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में नहीं हुए। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका किसे मिला? रास बिहारी घोष को मिला और कांग्रेस का विभाजन दो गुट में हो गया, जिसे हम गरम दल और नरम दल के नाम से जानते हैं। आगे चलकर तिलक बंग भंग आंदोलन अर्थात बंगाल विभाजन से संबंधित स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट आंदोलन, जिसे हिंदी में बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने सक्रिय योगदान देने लगे। इसी क्रम में तिलक को 1908 में 6 वर्षों की सजा हुई और उन्हें मांडेले जेल भेज दिया गया। इस मांडेले जेल को किस देश से जोड़ा जाता है? तो बर्मा से जोड़ा जाता है, अर्थात मांडेले जेल कहां है? बर्मा में है। इस बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? तो म्यांमार है। उस जेल में बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया और 6 वर्ष की कठोर सजा दी गई। 6 वर्ष के बाद बाल गंगाधर तिलक 1914 में मुक्त हुए। 1914 आते आते देश और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विकट समस्या थी, जहां विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध की सुगबुगाहट की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। वहीं भारत की राजनीति में शून्यता की ओर देश बढ़ रहा था। इसी क्रम में 18 अप्रैल 1916 को तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। इस होम रूल लीग का मुख्यालय तिलक ने कहां स्थापित किया? तो पुणे में किया। अर्थात भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत में मोर्चा संभाला और तिलक ने उत्तर भारत में मोर्चा संभाला। आगे चलकर इस होम रूल आंदोलन को कई इतिहासकारों के द्वारा सुशासन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो किस देश के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित है? तो आयरलैंड के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित है। आगे चलकर तिलक इस मांडले जेल में एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की, जिसे गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है, जो भागवत गीता का मराठी रूपांतरण है। ध्यान देने की बात है, भागवत गीता का मराठी रूपांतरण है। आगे चलकर बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा। और आयम नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ वैदिक ज्योतिषी से संबंधित है, जिसमें यह बताया गया है कि ऋग्वेद की रचना 4500 वर्ष पहले हुई थी। आगे चलकर तिलक ने केसरी और मराठा नामक कृति की रचना की। आर्कटिक होम ऑफ वेदास तिलक की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्यों का निवास स्थान कहां है? तो उत्तरी ध्रुव पर है। गांधी के द्वारा तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का आर्बिटर अर्थात अग्रदूत कहा गया। इसी क्रम में कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध कामरेड के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा तिलक को एक चतुर और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ के रूप में संबोधित किया गया है। 1 अगस्त 1920 में
गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसे हम असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन चलाने के लिए गांधी को तिलक ने भी हरी झंडी दी थी। भले ही गांधी और तिलक में वैचारिक मतभेद हो, लेकिन दोनों के उद्देश्य क्या थे? देश को आजादी दिलाना था। इसी क्रम में 1 अगस्त 1920 को इस महान सपूत का स्वर्गवास हो गया। फलतः 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होने वाले असहयोग आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई और आगे जब सितंबर माह में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया तो उस क्रम में एक कोष की स्थापना की गई, जिसे हम तिलक कोष के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे तिलक का प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे अमिट रहा और उनके योगदान को न भारत की जनता भूल सकती है, न देश का इतिहास भूल सकता है। ऐसे महान शख्सियत को समस्त जनताओं के द्वारा श्रद्धा के फूल को अर्पित करना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस डाटा पे आप कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शायद YouTube पर इस तरह के डाटा आपको देखने को ना मिलेंगे। कम पढ़े लेकिन मन से पढ़े। अगले डाटा संडे को मैं अपलोड करूंगा, लेकिन जाते जाते सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, कम पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें। धन्यवाद।